हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है क्लास नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे क्लास नंबर 4 है रेलवे आरपीएफ एसआई से जुड़ी प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन आपके हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ये क्लास नंबर 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बाद से हम जो है इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है पहले इसको देखेंगे, इसके बाद हम इस पर जुड़ी जो है प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस डेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि यहाँ पे प्रक्सिलिस एरोसॉल प्रकार का एक कोलाइड है। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो आपको एरोसॉल टाइप का एक कोलाइड है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरोसॉल क्या होता है। देखिए, एरोसॉल जो होता है तो सूक्ष्म जो ठोस कण होते हैं, अगर यहाँ पे लिखे तो सूक्ष्म ठोस कण। ठीक है, जो सूक्ष्म ठोस कण होते हैं वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे इस तरह के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं किसी जो या तो ये सूक्ष्म ठोस कण हो या तरल बूंद हो। ठीक है, जो तरल जो है बूंद होते हैं ये क्या होते हैं, ये हवा में, ठीक है, हवा में या क्या होते हैं किसी गैस में। ठीक है, हवा या किसी गैस में ये क्या होते हैं घुलकर अत्यंत क्या बनाते हैं यहाँ पे, अगर आप इसका देखें तो हवा या सूक्ष्म गैस में यहाँ पे गैसों में मिलकर एक कोलाइड बनाते हैं। ठीक है, कोलाइड। इसके बाद इसमें घुल के क्या बनाते हैं, कोलाइड बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ये जो कोलाइड बनता है इसी को कहा जाता है एरोसॉल। ठीक है, यहाँ पे एरोसॉल मतलब अत्यंत सूक्ष्म कण हो या तरल बूंद हो, वो क्या होगा, वो यहाँ पे किसी हवा में या किसी गैस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोलाइड बनाते हैं। ठीक है, वही आपको क्या कहलाता है, एरोसॉल यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको यही पूछ रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर कोहरा जो है ये क्या कराएगा आपका, ये कोहरा जो होता है ये आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, एरोसॉल यहाँ पे सॉरी कोलाइड कहेगा। ठीक है, ये एरोसॉल यहाँ से बनता है। ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं कोहरा का, तो छोटे छोटे देखेंगे तरल बूंद की यहाँ पे एक पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार का कोलाइड कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। और एरोसॉल का बारे में यहाँ पता ही है, सूक्ष्म जो ठोस कण है वो तरल बूंद हो, वो हवा में या किसी गैस में मिलकर एक कोलाइड बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। तो यह पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु को तारों के रूप में यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ढाली। ठीक है, ढाली जा सकती है, तार के रूप में इसको ढाली जा सकती है, तो वो क्या कहलाएगी। अब देखिए कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, वस्तु है। अब सबसे पहले ये क्या होगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका धातु, मेटल होगा। ठीक है, ये एक तरह का मेटल है। ठीक है, मेटल आपको पता है कि इसको क्या कैसे पीट पीट कर इसको जो है आप जो भी इसको देना चाहते हैं, ठीक है, पीट पीट कर इसको अलग रूप में, इसको चादर के रूप में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, चादर के रूप में इसको बनाया जा सकता है। ये टूटता नहीं है, मतलब घातवर्धनीय नहीं होता है। ठीक है, और वही अधातु जो होता है आपका क्या होता है, अधातु जो होता है वो भंगुर होता है। ठीक है, जो अधातु होगा, ठीक है, वो क्या होता है, भंगुर होता है। ठीक है, ये अधातु जो होता है भंगुर होता है, यहाँ पे ये टूट जाएगा। तो अगर तार है, तारों के रूप में उसको ढाली जा सकती है, मतलब एक रूप से दूसरा रूप दिया जा सकता है, तो काफ़ी नम्य होगा, काफ़ी जो है नरम टाइप का होता है, इसलिए उसको जो है तारों के रूप में ढाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि महिलाओं में पाए जाने वाली लिंगी गुणसूत्र कौन सा है। ठीक है, महिलाओं में पाए जाने वाली लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं, तो यहाँ पे महिलाओं में जो गुणसूत्र पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, XX। ठीक है, और XY किस में पाई जाती है, पुरुषों में। ठीक है, ये आपकी पुरुषों में पाई जाती है और ये आपकी महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा था XX, यहाँ पे हो जाएगा XX गुणसूत्र, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य का कान किस आवृत्ति, ठीक है, यहाँ पे आपको खाली स्थान है, किस आवृत्ति के अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता। ठीक है, तो जो मनुष्य के कान है वो आपके 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकता। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज की बात करें यहाँ पे, 20 किलो हर्ट्ज के से ऊपर जो है नहीं सुन सकता। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर को क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पराश्रव तरंग इसको याद रखेंगे, 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर की जो तरंग होती है इसको पराश्रव तरंग कहते हैं। और यहाँ पे जो ध्वनियाँ होगी 20 किलो हर्ट्ज तक से इसके ऊपर जो है वो पर जो है आपका
जो आपके जो मनुष्य है वो आपका ध्वनि नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, संख्या का योग परमाणु का कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आया होगा द्रव्यमान संख्या ये बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, नाभिक में जब भी होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये द्रव्यमान संख्या के योग का परमाणु का ये आपका कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो जल जनित बीमारी मतलब जल से क्या होता है, बीमारी उपजता है, उसको कह रहा है कि वह जो आपका कौन सा बीमारी होगा। तो हैजा जो है आपका ये क्या होगा, जल जनित बीमारी हो जाएगा हैजा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि हैजा ये क्या होता है, जल जनित बीमारी होता है। ठीक है, जल जनित बीमारी। ठीक है, ये होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि कोशिका के यहाँ पे सूत्र, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सूत्री विभाजन। ठीक है, सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका के तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं, कितना बचते हैं, तो जनक कोशिका में जो संतति जो आपके सूत्री विभाजन होते हैं वो आपके बराबर बचते हैं। ठीक है, बराबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका के तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं, ये आपका बराबर क्या होते हैं, बचते हैं। ठीक है, यही आपको पूछ रहा था। और यहाँ पे जो सूत्री विभाजन होगा इसकी खोज किसने किया था, यहाँ पे अगर खोज की बात करें तो इनका नाम था आपका यहाँ पे W फ्लेमिंग। ठीक है, W फ्लेमिंग इनका नाम था। ठीक है, ये इनका नाम था, जो वैज्ञानिक थे, खोज किए थे सूत्री विभाजन का यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक यहाँ पे कोशिका की तुलना में, ठीक है, संतति कोशिका में बचते हैं, कितना, ये आपके बराबर बचते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है। ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है आपका, किसी वस्तु की गति को विरोध करता है। ठीक है, रोकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गति के वस्तु के गति को क्या करता है, विरोध करता है। और घर्षण बल क्या कहलाता है, एक तरह से असंरक्षी बल होता है। ठीक है, असंरक्षी ये आपका क्या होता है, ये बल होता है। ठीक है, असंरक्षी बल। अब ये क्या कहलाता है, असंरक्षी बल, ये ऐसा बल होता है जो तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तय किए गए पथ पर ये आपका निर्भर करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका असंरक्षित बल यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है, तो विरोध करता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक्स यहाँ पे कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक युक्त होता है, तो क्या होता है आपका, टेफ्लॉन होता है। ठीक है, जो रसोई के बर्तन होते हैं उस पर क्या होता है, टेफ्लॉन। ठीक है, सो याद रखेंगे नॉन स्टिक कोटिंग के लिए टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु की वेग परिवर्तन को कहा जाता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की यहाँ पे वेग परिवर्तन यानी कि v/t। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है आपका त्वरण। ठीक है, त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। इसका जो मात्रक होगा तो मात्रक क्या होता है, ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकेंड -2, ये होता है ऊपर जाएगा तो। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो जाएगा त्वरण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर यहाँ पे आप कह सकते हैं v/t, आपका क्या कहलाता है, त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि बोरबरी के पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में, ठीक है, बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाह्यतम कोश के अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये कैसे होता है कि 2n² फार्मूले पर ये आपको 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3 के लिए अलग अलग देखें तो ये क्या होता है, ये k सेल होता है, ये आपका l होता है, ये आपका m होता है। ठीक है, n बराबर n के लिए अगर 2n² पर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसके लिए अगर देखें n बराबर 2 के लिए तो ये हो जाएगा 4 दूना, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और इसी फार्मूले पर लगता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 2 8 8 18 इस तरह से आपका चलता है। ठीक है, तो अधिकतम यहाँ पे क्या कह रहा था आपका, अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है
कि एक परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया द्वारा आपका रोग नहीं होता है वो होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, ये आपका वायरस द्वारा होता है। ठीक है, वायरस द्वारा ये आपका बीमारी होता है। ठीक है, वायरस द्वारा कौन कौन सी बीमारी होता है, ये आपका होता है एड्स। ठीक है, एक होता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया होता है। ठीक है, एड्स होता है, निमोनिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, यानी कि जो है बैक्टीरिया छोड़ के होगा तो आपको ये भी बैक्टीरिया से तपेदिक ये आपका क्या होगा, बैक्टीरिया से होगा हैजा। बाकी सब ये आपको देखिए इसको ऑप्शन नंबर ए ये आपका वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, वायरस के द्वारा, इससे आपको वायरस में वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस होता है, ज्वर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्या यहाँ पे हो जाएगा एड्स होता है। ठीक है, उसके बाद से खसरा होता है। ठीक है, पोलियो होता है। ये सब क्या होते हैं आपके वायरस के द्वारा ये सब बीमारी होती है। ठीक है, जबकि ये सब जो है आंत ज्वर है, तपेदिक है, हैजा है, ये सब किससे होता है आपका, ये सब बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस से किस किस तरह की बीमारी, और भी सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको पूछता है। यहाँ पे याद रखेंगे वायरस के द्वारा ये आपका हेपेटाइटिस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है आपको यहाँ पे कि मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे का यहाँ पे क्या होता है, निषेचित करता है तो युग्मजन, ठीक है, के रूप में विकसित होता है। जब एक्स गुणसूत्र जो है वाला एक शुक्राणु अंडे का निषेचित करता है तो क्या होता है, मादा शिशु का रूप में क्या करता है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मादा शिशु हो जाएगा। ठीक है, मादा शिशु के रूप में ये क्या करता है, विकसित यहाँ पे करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बायो का। ठीक है, यहाँ पे कि जब भी मनुष्य में एक्स गुणसूत्र वाला जब शुक्राणु एक अंडे का निषेचित करता है तो एक युग्मजन में क्या बनता है, वो मादा जो है शिशु के रूप में वो आपका यहाँ पे विकसित होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में नहीं है। ठीक है, गैर परंपरागत, देखिए तो ये आपका जो सौर होगा, पवन होगा, ज्वार होगा, ये सब क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत यहाँ पे, ठीक है, परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत के रूप में यहाँ पे आपका जो है ये है। ठीक है, स्रोत के रूप में। बाकी कोयला जो है ये आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें से कौन सा है आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, ये आपका लवक हो जाएगा। ठीक है, जो लवक होगा और इस क्वेश्चन में तो ये क्या हो जाएगा, पादप कोशिकाओं में मौजूद हैं, ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, लवक प्लास्टिस्ट जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिस्ट, यहाँ पे जो आपको दो दिया गया ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। देखिए यहाँ वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लगता है आपको। ठीक है, एक एक चीज़ जो है यहाँ पे करना रहता है, तो आपसे जो है रिक्वेस्ट है यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है इसको जो आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है बहुत सारा कंटेंट लाने की कोशिश करें, चाहे रीजनिंग का हो, मैथ का हो, स्टैटिक जीके का हो, जीके आप में पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो। ठीक है, तमाम सारे जो यहाँ पे आपके सिलेबस है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।